Good morning, students. Dear students of class 7, today I am going to start the third exercise or third chapter of your civics portion. The name of this portion, the name of this chapter is Institutional Representation of Democracy. In the previous chapters, we have read about the development of democracy. पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के बारे में बताए थे कि डेमोक्रेसी किस तरह डेवलप हुए, पहले किस तरह की डेमोक्रेसी था, अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इस वर्ल्ड में है ना, प्रेजेंट वर्ल्ड में किस तरह की डेमोक्रेसी है, किस देश में डेमोक्रेसी है या थेरोसाइसिस है या फिर मोनार्ची है, ये सब क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे, है ना। अब हम यहाँ डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, इसके मतलब कि यह किस तरह डेमोक्रेसी जो है एक संस्था के द्वारा किस तरह चलाया जाता है ना, इसके इंस्टीट्यूशन, इसके संस्थागत के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी डेमोक्रेसी बिकेम मीनिंगफुल ओनली व्हेन एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड। अब देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि अगर डेमोक्रेसी उसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे सभी पीपल को, सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए, सभी लोगों के साथ बराबर का जो है ना सम्मान और आदर किया जाए। द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इज एसेंशियल फीचर्स डेमोक्रेसी। अब देखो, राइट टू वोट है ना, वोट देने का अधिकार और इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का अधिकार, ये दो जो फीचर्स है यह डेमोक्रेसी के बहुत ही क्या है, इसेंशियल फीचर्स हैं। दिस राइट वाज गिवन अर्लियर ओनली टू मेल सिटीजन हु ओन्ड प्रॉपर्टी। पहले ही इससे पिछले भी वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि ये राइट टू वोट देने के जो अधिकार होते थे तब पहले ज़माने के लोग को सिर्फ उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास अपना प्रॉपर्टी होता था। ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरीज, जबकि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान द सफ्रेजेट मूवमेंट है ना, पढ़ाए थे आप लोग को सफ्रेजेट मूवमेंट, जो औरतों को है ना, वुमेन को वोटिंग अधिकार देने के लिए चलाया गया था। स्वेप्ट थ्रू वेरियस नेशन डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर वुमेन, है ना। तो इसके तहत, इस मूवमेंट के तहत बहुत सारे देश के लोगों ने क्या किया, ये अपना डिमांड रखा कि औरत को भी, वुमेन को भी क्या किया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए, और लास्ट में दिया भी गया। द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू वुमेन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, जबकि अलग अलग देशों में अलग अलग समय में यह अधिकार दिया गया। इन इंडिया द राइट टू वोट वाज गिवन टू द इंटायर अडल्ट पॉपुलेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जबकि हमारे देश में है ना, हमारे देश में बिना कास्ट देखे, बिना कलर, बिना रंग रूप, जेंडर क्रीड, बिना इन सब चीज़ को देखे कोई भी 18 या 18 साल से ज़्यादा के आदमी हैं, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, है ना, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सबको यह अधिकार प्राप्त है, राइट टू वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ओनली दोज हु आर डीम्ड है ना अनसाउंड ऑफ माइंड, जबकि कुछ वो आदमी जो क्या है ना, दिमाग से कमज़ोर है, एंड पीपल कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस आर नॉट अलाउड, और कुछ आदमी जो क्या है, जिसके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्राइम का काम कर चुका है कोई, तो इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सल मतलब होता है ऑल, अडल्ट है ना 18 साल से ऊपर, फ्रेंचाइजी राइट टू वोट। तो हम लोग जो पढ़े थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका क्या मतलब होता है कि 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक के जितने भी आदमी हैं, चाहे मेन हो, वुमेन हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रंग रूप वेशभूषा का हो, सभी को वोट देने का अधिकार हो, इसे ही यूनिवर्सल अडल्ट है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम दिया गया है। यह जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है। मेन एंड वुमेन, चाहे वह क्या हो, मेन हो या वुमेन हो, मर्द हो या औरत हो, रिच हो या गरीब हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, है ना, सभी को यह चीज़ अधिकार दिया गया है, और सभी को इसके लिए इक्वल अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी हो तो जाकर 2 वोट डाल देगा, कोई गरीब है तो 1 वोट देगा, नहीं, सबको इक्वल, 1 मैन 1 वोट, ठीक है। ईच अडल्ट सिटीजन गेट 1 वोट टू कास्ट, एवरी वोट हैज सेम वैल्यू। कोई भी अडल्ट सिटीजन हो वह 1 ही वोट देगा, और सभी वोट की है ना, सबकी वोट की जो वैल्यू है वह बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्शन, है ना, इलेक्शन इन ए डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलो डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। इंडिया
इनडायरेक्ट होने के बावजूद भी हमारे इंडिया में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट डायरेक्टली टू मेक देयर ऑन रूल्स एंड लॉ, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वैसे होते हैं जिसमें लोग क्या होता है ना, डायरेक्ट चुनता है। वहाँ कोई जो है ना इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आदमी सब एक जगह इकट्ठा हुआ, जिसको पीएम या जिसको सीएम बनाना हुआ खड़ा होके और चूज करके बना लेता है। अदर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है या और ट्रू डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। दिस इज ओनली पॉसिबल वेयर द नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, है ना। यह उसी जगह पर ही पॉसिबल है जहाँ पे बहुत कम आबादी है, जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। एज सच मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एडॉप्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन आपको तो कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसकी आबादी कम है। हाँ, सिर्फ एक स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की आबादी बहुत कम है और वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। जबकि दुनिया के और भी कई सारे देश हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अच्छा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यह नाम क्यों दिया गया, क्योंकि हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम लोग डायरेक्ट पीएम या डायरेक्ट राष्ट्रपति या डायरेक्ट सीएम को नहीं बनाते, हम लोग एमएलए को वोट देते हैं, एमपी को वोट देते हैं। वो एमएलए एमपी है ना क्या करता है और उन्हीं में से सीएम और पीएम बनता है, ठीक है। ग्राम सभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। ग्राम सभा यह जो क्या है हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। ग्राम सभा में क्या होता है, तो सभी ग्राम के आदमी एक जगह इकट्ठा हुए और किसी को जो है ना जो बनाना है, क्या नाम है आपको, जो कोई भी मेंबर बनाना है ना, तो वो हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर चुनते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वह इलेक्शन पे और रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। इलेक्शन आर अ टूल। अब इलेक्शन क्या होता है, तो देखिए, इलेक्शन आर अ टूल है ना, हुज रिजल्ट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। इलेक्शन एक समझो तो यंत्र है, एक क्या है, टूल है। अब इसमें क्या करना है, लोगों को वोटिंग करना है और इसका रिजल्ट वह जो है देता है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। यह जो है गवर्नमेंट बनाने का एक पार्ट है। गवर्नमेंट बनाने का जो प्रोसेस है इसमें यह भी एक पार्ट है जिसका नाम है इलेक्शन। In India, at the national level, representatives are elected by the people of parliament. हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे है ना, पूरे कंट्री के लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वह क्या होता है, इलेक्टेड बाय द पीपल। वह है ना लोग जो है उसको चुनकर और कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। एट द स्टेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर द स्टेट। जबकि स्टेट लेवल में है ना हम लोग जो एमएलए को चुनते हो तो वह कहाँ जाता है, स्टेट असेंबली में जाता है। सभी स्टेट का अलग अलग स्टेट असेंबली होता है। दे फॉर्म द लेजिस्लेचर, और यही क्या बनाता है, लेजिस्लेचर, विधानसभा, राज्यसभा बनाता है। विधानसभा और राज्यसभा दोनों एक ही चीज़ है। द रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्शन। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह क्या होते हैं, लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं, योग्य होते हैं। इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली आर बी हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। चाहे वह पूरे है ना नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो, कितने दिनों पे होता है, तो एवरी 5 years, हर 5 साल पे होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज है ना ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप इन 1950 ईस्वी में एक अलग ही है ना देश में एक अलग बॉडी, एक अलग पार्ट बनाया गया, एक अलग ऑफिशियल बनाया गया है ना, और वह ऑफिशियल क्या बनाया, इलेक्शन कमीशन की गठन किया गया। इसका काम है पूरे देश में इलेक्शन करवाना, पूरे देश में इलेक्शन करवाना, चाहे वह जो है सो लोकसभा का है ना, मतलब पूरे देश लेवल पे इलेक्शन हो या स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, यह सब काम उसका होता है। इट इज़ हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, इसके चीफ कौन होते हैं, इसके जो सबसे हेड आदमी होते हैं कौन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, उसको कौन अपॉइंट करता है भाई। और इसके अलावा है ना 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसके अलावा भी 2 है ना अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इन सबको कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे इंडिया के, वह इन लोगों को अपॉइंट करते हैं अपने पोस्ट पे। ये आप चित्र में देख सकते हैं, इसका नाम है डॉक्टर नसीम जैदी। ये अभी हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब देखो, द फर्स्ट लोकसभा वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अप्रैल। हमारा इंडिया में सबसे पहला लोकसभा
आज़ादी के बाद सबसे पहला जो लोकसभा जो है ना मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वह कब बना, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1952, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 15 अप्रैल 1952 एक ऐसा डेट है जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, लोकसभा को बनाया गया, फॉर्म किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाया गया। इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 26 है ना, उस समय क्या हुआ था 26 इंडियन स्टेट में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस केम टू द पावर, और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे है ना, जो अभी हम लोग आप लोग कांग्रेस कहते हैं, वह 364 सीट जीता था। 543 में 364 सीट्स जीता था। दिस लोकसभा लास्टेड इट्स फुल टर्म, और यह लोकसभा जो है 15 अप्रैल 1952 को गठन हुआ बना, और 4 अप्रैल 1957 तक यह लोकसभा चला, है ना, वह पूरा अपना टाइम पे चलाया। सिंस देन इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली, और उसके बाद से क्या हुआ, हर 5 साल पे है ना, हर 5 साल पे इलेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।